हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। थोड़ा सा डिले हुआ है इस क्लास में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। उसका कारण भी था कि थोड़ा सा मैं अनवेल था, तो उसकी वजह से आपको क्लासेस 2 दिन से नहीं ले पा रहा था। बट अब मैं चाहूँगा कि रेगुलरली रहे, और इसका कंपनसेशन भी मैं सैटरडे संडे को क्लास लेकर के कोशिश करूँगा इसको कंप्लीट कर दूँ। जो एक टाइम आपको दिया गया है उस टाइम फ्रेम में चीज़ें कंप्लीट हों। तो आज देखिए, अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर लिया है, ये फोर्थ लेक्चर है। और इसमें हम लोग देखेंगे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक्स को लेके चलेंगे, और चीज़ों पे ज़्यादा मतलब इस तरह से नहीं लेके चलेंगे कि भाई घबरा। ये देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप प्रॉपर इसको करते जाएंगे। हाँ, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारे टेलीग्राम चैनल का, जिसपे कि आपको मेंटरशिप प्रोग्राम, क्विज जीके का एंड इंग्लिश का क्विज चलता है, और मेन चैनल जहाँ पे ये पीपीटी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, प्रियम्बल एक्चुअली क्या है। प्रियम्बल होता क्या है ना, कि एक लैटिन वर्ड था, लैटिन वर्ड जिसका नाम था प्रियम प्लस। प्रियम प्लस, अब ये वर्ड से प्रियम्बल इजाद हुआ है, ये लैटिन वर्ड था। ठीक, अब यहां से क्या हुआ कि इसका मतलब होता था इंट्रोडक्शन। तो यहां से हम लोगों ने इस चीज को ले आया। और इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना, बताना, ऑब्जेक्टिव उसका बताना, उसके फिलॉसफी के बारे में बात करना, और उसके जो नेचर होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कि अब क्या है, ये एक्चुअली देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को, फिलॉसफी को, नेचर को, इन चीज़ों को डिफाइन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रियम्बल। समझ गए। अब इसका सोर्स क्या है, मतलब हम लोग कहाँ से पाए हैं इस चीज़ को। तो ये पाए हैं बी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, ये पहली ही लाइन है, ये हमारा ओरिजिनल वो है प्रियम्बल है। बी द पीपल ऑफ इंडिया। बी द मतलब हम लोग, जो सारी जनता है, उन्होंने अपने आप को ये चीजें स्वतः दी है। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों? क्योंकि उसको इनडायरेक्टली हम लोगों ने चूज किया था। 2 टाइप का इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बट उसको हम लोगों ने चूज किया है इनडायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो उसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर भी हैं, बट इट डजेंट मैटर, हैं तो हमारे द्वारा ही दिए गए लोग। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हुए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हुए, मतलब हमने खुद को प्रियम्बल दिया है। अब कुछ आते हैं इंपॉर्टेंट बातों पे। देखिए, हुआ क्या था। 13 तारीख को, मैंने पिछले वीडियो में बताया, 13 तारीख को, 13 दिसंबर 1946 को, 1946 को जवाहरलाल नेहरू, मैं इस पेज को यूज कर लेता हूं। 1946, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ले आते हैं। कहाँ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाते हैं। क्या लाते हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब इस रिजोल्यूशन का क्या होता है कि यही बाद में 22 दिसंबर को एनोनिमसली, मतलब कोई इसका विरोध नहीं करता है, 1946 में ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा द्वारा। ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये डेट भी याद रखिएगा। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बोलते हैं बाद में प्रियम्बल। ठीक है, कि ये प्रियम्बल होगा, ये हॉरोस्कोप होगा, बहुत सारे इसका नाम बाद में दिया जाता है, उस चीज पे भी हम लोग आएंगे। ठीक है, अब इन चीजों पे, तो ये चीजें तो क्लियर हो गई। अब इसमें कुछ वर्ड थे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमारे अगर देखा जाए तो प्रियम्बल का नेचर क्या है, 2-3 चीजों में डिफाइन होती है चीजें। तो नेचर क्या है? नेचर हमारे प्रियम्बल का था सोवेरियन। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। ठीक है, सोवेरियन। हाँ, और दूसरा था डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक। तीसरा था, अगर देखा जाए तो सेकुलर है, मतलब। चौथा था सोशलिस्ट। और पांचवा है रिपब्लिक। ठीक है, अब इसमें भी मैं आगे जाऊंगा, अभी बताऊंगा रिपब्लिक क्या क्या इसका मीनिंग होता है। सोवरियन मतलब होता है ना कि आप अपने स्वतः, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप ही इस चीज के मालिक हैं, दूसरा कोई नहीं है। मतलब काइंड ऑफ कि अब हमारे ऊपर ब्रिटेन मालिक नहीं होगा, हम खुद अपने मालिक हैं। तो इस वर्ड को मेंशन किया गया था। अगर यही नहीं होते, तो हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते, तो ये वर्ड नहीं होता। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो सोवरियन बॉडी थी, इंडिपेंडेंट बॉडी थी। डेमोक्रेटिक मतलब इलेक्शन के थ्रू एक जनता द्वारा चुने हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे ही आके नॉमिनेटेड मेंबर, या मतलब नॉमिनेटेड लोग, या फिर राजा टाइप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, सेकुलर मतलब, सेकुलर का हमारे यहाँ हर जगह अलग अलग होता है। हमारे यहाँ मतलब होता है सेकुलर का कि जो, एक्चुअली ये वर्ड है ना, ये ग्रीक में एक कहानी हुई। ग्रीक में हुआ क्या कि एक टाइम पे राजाओं और प्रीस्ट में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी। जो किंग थे वहां के और प्रीस्ट थे, इन दोनों लोगों में बहसा बहसी चल रही थी। अब बाद में क्या हुआ कि अब ये दोनों एक दूसरे के काम को रोकते थे।
ठीक है, तो ओवरऑल किसका होता था, जनता का घाटा होता था। तो उसी में एक वर्ड इजाद हुआ जिसका नाम था सेकुलर। अब सेकुलर वर्ड को क्यों यूज किया गया कि भाई तुम मेरे काम में इंटरफेयर मत करो, प्रीस्ट ने बोला किंग को, और किंग ने बोला प्रीस्ट को कि भाई तुम मेरे काम में मत करो, मैं तुम्हारे में नहीं करूंगा। तो यही सेकुलरिज्म टाइप का हुआ कि हम किसी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वहां से तो इजाद हुआ ये वर्ड। बट एक्चुअल हमारे यहाँ क्या है कि स्टेट मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर मतलब धर्म को नहीं लेगा, वो सर्वधर्म को लेकर चलेगा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष टाइप का होगा। ठीक है, ये लिखा गया। सोशलिस्ट मतलब आप समझ ही रहे हैं, इसी से हम लोग बाद में अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी को भी धीरे धीरे वो इजाद किए। और रिपब्लिक मतलब होता है, रिपब्लिक का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ये समझिए। रिपब्लिक अगर किसी कंट्री पे लगा हुआ है तो जो उसका हेड होगा, हेड जैसे अपने यहाँ कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपने यहाँ इलेक्टेड होने चाहिए। इलेक्टेड मतलब जनता द्वारा चुने हुए, इलेक्टेड। अब आप बोलेंगे चाइना भी तो बोलता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, बट वहां पे भी है इलेक्टेड ही, ऐसा नहीं है। ये देखिए, पेन पेपर लेके बैठिएगा, लिखते रहिएगा चीजों को, वहां पे भी इलेक्टेड ही है। ठीक है, अब हमें नहीं लगता कि इलेक्टेड नहीं, लेकिन वहां के हिसाब से जो उनका प्रोसेस है उनके हिसाब से वो इलेक्टेड है। और जो कंट्री इलेक्टेड होती है वही रिपब्लिक लिखती है। रिपब्लिक का मतलब ही होता है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बॉडी। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए कुछ और चीजें मैं बता देता हूँ प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल एक ही बार अमेंड हुआ है 42nd अमेंडमेंट में, और इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे। वो थे सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर, सेकुलर, और एक वर्ड था इंट्रीगिटी। ठीक है, इंट्रीगिटी। ठीक है, ये 3 वर्ड 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा जी के टाइम पे ये आए थे, और एक ही बार अमेंड हुआ है अब तक। अगर क्वेश्चन आए कितनी बार अमेंड हुआ है, तो एक बार अमेंड हुआ है। और हम लोगों ने इसको अडॉप्ट कब किया था, 26 नवंबर 1949 को, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपने आप को मान लिया था। और इसको संविधान दिवस भी मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मानते हैं। बट अगर इम्प्लीमेंटेशन, कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन की बात करी जाए, इन्फोर्समेंट की बात की जाए, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो कि हमारा पहला गणतंत्र दिवस भी है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ये बेसिक। देखिए, मैंने इसमें ये चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, आप आगे देख लीजिएगा। देखिए, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाते हैं, और उसे 22 तारीख को अडॉप्ट कर लिया जाता है। ये मैंने पहले बताया। 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, प्रियम्बल में। और वो कब किए गए थे, 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, अब आपको मैंने बता ही दिया कि ये सब क्या चीजें होती हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी और ये सब चीजें, ये हिंदी में दिया हुआ है। देखिए, अब इसमें एक केस होता है, तो उस पे जाते हैं। देखिए, पहले बेरुवानी केस होता है 1960 के अराउंड, बेरुवानी गोलकनाथ केस कह सकते हैं, बेरुवानी केस होता है। इसमें डायरेक्ट केस में बोल दिया जाता है कि ये कोर्ट बोल देता है, सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि भाई ये 368 अमेंडमेंट के थ्रू होगा ही नहीं, क्योंकि ये पार्ट ही नहीं है। तो अमेंड होगा ही नहीं, ये पार्ट ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है इस केस में बोला गया था, मतलब प्रियम्बल पार्ट नहीं है। उसके बाद मैं ज्यादा इस पे नहीं जाऊंगा डीप में, तो वहां पे एक चूक हो जाती है, तो बोल देते हैं पार्ट नहीं है तो अमेंड नहीं होगा। लेकिन केशवानंद भारती में बोला जाता है, केशवानंद भारती केस होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था। इसमें केशवानंद भारती जी हार गए रहते हैं। 13 जज की बेंच रहती है, जिसमें 7 और 6 से हारे रहते हैं, मतलब 7 लोग इनके नेगेटिव फैसला दिए थे, 6 लोग इनके पक्ष में। तो बहुत क्लोज फाइट रहती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस में क्या होता है कि ये बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि ये हमारे पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, पहली चीज। और दूसरी चीज इसमें ये भी चीज होती है कि भाई अब इसको अमेंड भी किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे तो भाई जब पार्ट नहीं होगा तो अमेंड कैसे करेंगे। और क्यों अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि भाई हम लोग प्रॉपर जो प्रोसेस होता है ना, उसी के थ्रू इसको भी हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ले लिया है, अडॉप्टेड है ये हमारे लिए। तो ये हमारा पार्ट हुआ, इस केस में बोला जाता है। बट बेरूबानी में और गोलकनाथ केस में इसको डिनाई कर दिया जाता है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब कुछ और पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है। तो रिपब्लिक, ये सब चीजें तो मैंने आपको बता ही दी। कुछ और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो चीजें दी हैं कि हाँ, इट इज नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, मतलब अब आप जो इसमें दिया है ना, इसको लेकर के कोर्ट में नहीं पहुंच सकते कि भाई ये मुझे मिलना चाहिए अगर ये दिया गया। ये सब चीजें ऑब्जेक्टिव जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि आप ये इसको जाके केस कर लीजिए इस चीज पे। जैसे डीपीएसपी के लिए भी नॉन जस्टिसिएबल है इन नेचर में, क्योंकि वहां पे जाके उसके लिए आप केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, आगे चीजों पे बात करते हैं। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसको सोल बोला गया, आत्मा बोला गया। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं, जैसे के एम मुंशी जो थे ना,
के एम मुंशी बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल हॉरोस्कोप होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का अपना अपना व्यू था। जैसे बी आर अम्बेडकर बोलते हैं कि ये पवित्र मतलब कागज है हमारा जो ये है। तो बहुत सारे स्टेटमेंट रहते हैं, उस पर नहीं जाते हैं अभी। कुछ और चीज़ें मैं इस पर आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। अब देखिए कुछ आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग दो चीज़ें देखेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि आर्टिकल यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देखेंगे एंड प्रियम्बल, ठीक है, दो चीज़ें देखेंगे। तो अब देखिए, अब प्रियम्बल तो हो गया, मैंने बेसिक प्रियम्बल आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं हमारी। अगर हम लोग बात करें कि आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स में हमारे तीन आर्टिकल्स हैं, टोटल चार आर्टिकल्स हैं जो यूनियन टेरिटरी के हैं। पहला डिफाइन करता है कि इंडिया दैट इज भारत एंड शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। अब देखिए, यूनियन ऑफ द स्टेट का मतलब क्या होता है कि हम लोग सब लोग सहमति से मिले हुए हैं, और ऐसा नहीं है, हम लोग एक बॉन्डिंग है और हम लोग एक हैं। ये चीजें बताता है। यूनियन है स्टेट का, एक मिल के बने। फेडरेशन में क्या होता है, हम साइन करते हैं और कल के दिन हम यहाँ से अलग भी हो सकते हैं, बट हमारे स्टेट अलग नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यही आर्टिकल 1 हमारा बताता है, ठीक है। द स्टेट एंड द टेरिटरी देयर शैल बी द स्पेसिफाई इन द फर्स्ट शेड्यूल। पहले शेड्यूल में ये मैं शेड्यूल का एक अलग ट्रिक लाऊंगा और वो 12 शेड्यूल आपको याद करा दूंगा। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्रोमाइजेज। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होगा, टेरिटरी ऑफ द स्टेट, जो भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज जो भी हैं फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई, एंड सच यूनियन टेरिटरी मे बी एक्वायर इन फ्यूचर। अगर हम लोग कल के दिन कोई और एक्वायर कर रहे हैं तो वो भी इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे। तो बेसिकली आर्टिकल 1 में नाम दिया गया है और यूनियन ऑफ स्टेट बताया गया है। और अमेरिका की तरह हम लोग फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि आप, मैंने पिछले भी क्लासेस में बताया इसको, फेडरेशन का मतलब होता है, जो लोग नहीं देखे ना पहले क्लास से देखिएगा तब मजा आएगा, ठीक है। तो फेडरेशन का मतलब होता है कि जो आप कर रहे हैं ना, काइंड ऑफ की जैसे कि आप एक दूसरे से एग्रीमेंट टाइप का कर रहे हैं। यूनियन का मतलब है कि आप जुड़े हुए हैं और अलग नहीं हो सकते। फेडरेशन कभी भी अलग भी हो सकता है, ठीक है। फेडरल अगर सिस्टम की बात करें तो फेडरल सिस्टम में चीजें डिवीजन बहुत ही प्रॉपर होता है। और अगर नॉन फेडरल में बात करें जैसे यूनियन में, तो यूनियन में सेंट्रल के पास पावर थोड़ी ज्यादा होती है कंपेरेटिवली फेडरेशन की, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि कोई भी टेरिटरी आप एक्वायर कर ले फ्यूचर में, वो मतलब फ्यूचर में किसी की भी टेरिटरी मान लीजिए हम लोग एक्वायर कर रहे हैं इन फ्यूचर, तो वो हम आर्टिकल 2 के अमेंडमेंट के थ्रू करेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन एंड एस्टेब्लिश न्यू स्टेट सच एज टर्म्स कंडीशन इन थिंग्स फिट। मतलब अगर कंडीशन में फिट हो रहा है और हम लोग कोई नई टेरिटरी लेते हैं, तो उसको हम लोग आर्टिकल 2 को अमेंड करके या लॉ को लाके उस चीज को हम लोग अपने में ला सकते हैं। एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल में अगर बात करें 1975 में 26 अप्रैल के टाइम में हम लोग क्या किए थे, सिक्किम को अपने में ऐड किए थे, सिक्किम को। अब वो किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, तो वो आर्टिकल 2 के थ्रू हुआ था। पहले सिक्किम हमारा पार्ट नहीं था, लेकिन 75 में जब हम उसको एक्वायर किए तो अब जैसे एग्जाम्पल क्या है, अब कल के दिन मान लो हम लोग चाइना को जीत जा रहे हैं एग्जाम्पल, या पाकिस्तान को जीत जा रहे हैं, भाई बच्चा ये अपना जीत जाएंगे मान लो पाकिस्तान को। अब क्या हुआ कि उसको पूरी टेरिटरी को अपने में लेना होगा, तो कौन से आर्टिकल कमेंट करेंगे, तो आर्टिकल 2 मान लो हम लोग बनाना होगा कि हिंदू मतलब एक अलग स्टेट बना दिए मान लो पाकिस्तान को, तो हम लोग क्या बनाएंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल बना दिए कि अ, जो भी बना लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। जैसे अगर योगी जी होंगे तो योगी जी तो भाई नाम भी अच्छे अच्छे रख लेते हैं। तो मान लीजिए हिंद बना दिए, तो या जो भी बना दिए, हिंद बना दिए मान लो वो राज को। तो हिंद जो, अब जो भी हिंद ये टेरिटरी होगी पाकिस्तान वाली जो अभी की थी, कल के दिन हमारे यहाँ हो जाएगी वो। तो अब उस टेरिटरी को क्या हम लोग किसके थ्रू लेंगे, तो वो आर्टिकल 2 के थ्रू लेंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है सिटीजनशिप आ जाएगा। सिटीजनशिप में मैं बताऊंगा कि सारे ऐसा नहीं है कि अब टेरिटरी पूरी आई तो जितने भी लोग हैं आएंगे उनको भी सिटीजनशिप दिया जाएगा, ठीक है भाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो ये चीजें होगी। अब बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 3 का। तो आर्टिकल 3 में देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 3 में ये इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 3 क्या कहता है ना, कि आपके स्टेट के अंदर जो एरिया इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर बाउंड्री अल्टर की जा रही है, चेंज की जा रही है, या फिर कोई नाम चेंज किया जा रहा है, या फिर दो से स्टेट अलग फॉर्मेशन किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 2014 में क्या हुआ था कि 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का तेलंगाना बना था। तेलंगाना कैसे बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होके बना था, ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होके। और इसमें ऐसा नहीं है कि स्टेट की भूमिका होती नहीं है, ये पार्लियामेंट से पूरा लॉ के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये प्रोसेस आर्टिकल 3 में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कल के दिन यूपी का हम लोग को एरिया कम करना होगा, कुछ एरिया बुंदेलखंड वाला एमपी को देना होगा, तो हम लोग वो आर्टिकल 3 के थ्रू करेंगे। मान लो यूपी का एरिया ज्यादा करना हुआ कि भाई अब जो बुंदेलखंड का जो झांसी के बाद वाला जो ये दतिया वतिया वाला पार्ट है मान लो एग्जाम्पल, वो भी अगर यूपी में करना होगा तो क्या करेंगे, तो भी हम लोग आर्टिकल 3 का यूज करेंगे। अगर मान लो बाउंड्री अल्टर के नाम चेंज करना है, जैसे कल के दिन
आंध्र प्रदेश का नाम कुछ और रखना हुआ, यूपी का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम कुछ और रखना हुआ, बिहार का नाम कुछ और रखना हुआ, तो हम लोग कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? आर्टिकल 3 का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो आर्टिकल 3 का आपको रोल पता चल गया कि ये हम लोग विथ इन स्टेट, बाहर के के लिए आर्टिकल 2 है, और अपने यहाँ घर की बात अगर चेंज करनी है, घर के मसलों को समझाना है, तो आर्टिकल 3 यूज करेंगे। ठीक है, और बाहर की चीजों को हम लोग ले रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो आर्टिकल 2 में आता है। अब आते हैं आर्टिकल 4 में। देखिए, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, ये सब उत्तराखंड जो 2000 में चेंज हुआ था, वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो भी हम लोग 2 और 4, 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 के थ्रू अपने में लेते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल बिल जाएगा, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू उसको हम लोग अपने में ले लेंगे। देख लीजिए, नो सच फोर्सेड शैल बी डीम्ड टू बी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। ठीक है, तो आई होप कि ये ओवरऑल क्लास आपको समझ में आई होगी। और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बट एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं इस वीडियो को पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।